नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बहुत सारी क्वेरी मेरे पास आ रही है कि लोन एनपीए हो गए हैं, अब इसके बाद बैंक क्या क्या एक्शन ले सकती है। और उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी अभी हमसे पूछा है कि लोन एनपीए होने के बाद हम इस लोन को कैसे रेगुलर चला सकते हैं या इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो जो डिसीजन देना था वो तो दे ही दिया है, बट अभी भी कॉमन मैन जो है उनके पास जॉब नहीं है या फिर बिजनेस से इनकम नहीं हो रही। तो दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी आप किस तरीके से अपने लोन अकाउंट को बचा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एक मोरेटोरियम का ही सिचुएशन है, कभी भी जिंदगी में कभी भी आपके कुछ भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो, उसकी वजह से अकाउंट एनपीए हो जाए तो फिर कैसे कैसे आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा या फिर कैसे कैसे आप उसे अपने लीगल एक्शन होने से बचा सकते हैं। तो आज आइए इसी बात पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कोई एक पर्टिकुलर लोन मोरेटोरियम के केस से रिलेटेड नहीं है, ये आपको प्रॉपर एनपीए के बारे में इंसाइट देगा और कैसे लीगल प्रोसीजर आपके ऊपर होती है वो बताई जाएगी और क्या क्या आप इसको बचा सकते हैं, लीगल प्रोसीजर को किस किस स्टेप से, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले एमपीए क्या होता है, तो वो लोन जो खराब हो गया, मतलब जो परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी नहीं है। सिंपल भाषा में, अगर लीगल भाषा में देखें तो अगर 90 दिन तक आपने इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करी है तो वो लोन एनपीए हो जाएगा। अब आप बोलेंगे किसी किसी एग्रीकल्चरल लोन में तो 180 डेज होता है या 2 साल होता है, वो डिफरेंट अलग अलग क्लासिफिकेशन है, बट जनरली 90 दिन का टाइम होता है। एग्रीकल्चरल लोन में आपकी 2 क्रॉप सीजन जब तक बीत जाए और आपने एक भी ईएमआई और इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी क्राइटेरिया है जिससे आपके अकाउंट एनपीए हो जाती है। ये तो एक फाइनेंशियल डिफॉल्ट हो गया। अभी दूसरा मान लीजिए आपकी लिमिट चल रही है कैश क्रेडिट की या ओडी की, 10 लाख की लिमिट है। आज की डेट में आउटस्टैंडिंग 8 लाख रुपए था और अगले 3 महीने तक आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही लगेगा। मान लीजिए 10-10 हजार के इंटरेस्ट लगे तो 8,30,000 हो गया। बट आपका जो लिमिट विद इन लिमिट ही है लोन, बट ये भी एनपीए हो जाएगा क्योंकि आपकी जो है इंटरेस्ट सर्विसिंग नहीं हुई है पिछले 3 महीने से। तो ये बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, बट जनरली आपको ये समझना है कि एनपीए होने के लिए अगर 90 दिन तक आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं पे किया तो वो अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अब दोस्तों, अब क्वेश्चन आती है एनपीए होने के बाद क्या करती है बैंक। तो सबसे पहला काम, बैंक आपको एक रिकॉल नोटिस भेजेगी, उसमें आपकी जितनी आउटस्टैंडिंग है वो सारी की सारी डिमांड करेगी। उसके बाद आपके पास लीगल नोटिस भेजे या 2 जगह पे आपका केस फाइल होगा। अगर आपकी लोन सिक्योर्ड है, अगर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है तो एक सरफेसिया का एक्शन शुरू होगा और दूसरा आपका डीआरटी में केस फाइल होगा। आपको ज्यादा डिटेल में ये जान के कोई फायदा है नहीं कि सरफेसिया में 13(2) का नोटिस जाती है। अंडर सेक्शन 13(2) जान के आपको क्या करना है, उससे कुछ बनने बिगड़ने को तो है नहीं। या फिर आपको डीआरटी में किस एक्ट के अंतर्गत आपकी जो केस फाइल होगी, ये सब जानने की जरूरत नहीं। बस आप इतना जान लीजिए, एक केस डीआरटी में फाइल होगी, एक केस फाइल होगी सरफेसिया में। और सरफेसिया में अगर आपकी सिक्योर प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी आपकी पोजीशन ले ली जाएगी बैंक के द्वारा और पोजीशन लेने के बाद उसको सेल कर दी जाएगी। सेल करने के बाद आपको अगर कुछ सरप्लस अमाउंट आपको बचता है आपके एनपीए अकाउंट से तो वो आपको वापस दे दी जाएगी। लेकिन अगर सेल करने के बाद भी कुछ पैसे बैंक के बच ही जाते तो वो आपसे पर्सनली, फिर जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको इन्वोक करेगी बैंक, उसको चार्ज करेगी, उसको कोर्ट में जाके बोलेगी कि सर इनके पास ये प्रॉपर्टी भी है, इस पे भी हमारा पोजीशन दिलाइए। फिर उसको भी लेके उसको सेल करके फिर बैंक अपनी पूरी जो ड्यू है वो क्लियर करेगी। दूसरी तरफ आपकी डीआरटी में प्रोसीडिंग होगी। डीआरटी में वो बताएंगे कि इतनी इतनी आपकी लोन आउटस्टैंडिंग है, आपने पैसे नहीं दिया, आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, वगैरह वगैरह जो भी ये चीजें वो सारी चलेंगी। उसके बाद जो डीआरटी है वो ऑर्डर पास करेगी, डिक्री जिसको बोलते हैं, वो ऑर्डर पास करेगी कि हाँ आप इस बंदे से इतने पैसे ले लीजिए या जो भी उनका ऑर्डर्स हो। तो इस तरीके से 2 वे हैं बैंक के पास, वो रिकवरी के लिए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि मेरा लोन सिक्योर्ड नहीं है, अनसिक्योर्ड है, तो ठीक है, अनसिक्योर्ड है तो आपकी जो डीआरटी वाली ऑप्शन है वो तो बैंक के पास खुली है, डीआरटी के पास वो जाएंगी। और अगर आपका लोन अनसिक्योर्ड है तो ये मत समझिएगा कि आप उससे बच गए, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूं कोई भी लोन अनसिक्योर्ड नहीं होता। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ही होता है कि अभी कोलेट्रल आपने उसको नहीं दिया है। समझिए बात को, आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी नहीं दी है, कम से कम प्राइम सिक्योरिटी तो जनरेट हुई होगी। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस के लिए लोन लिया था अनसिक्योर्ड लोन, तो उससे आपने स्टॉक खरीदा होगा,
जो सामान आप खरीदते बेचते हैं वो खरीदा होगा, उसको बेचा होगा, जिसके पास आपके पैसे बकाए होंगे वो भी बैंक के पास हाइपोथिकेटेड होते हैं। तो कोई भी लोन अनसिक्योर्ड नहीं होता। पर्सनल लोन बोलेंगे, पर्सनल लोन में तो कुछ भी हम कर सकते हैं, उसमें ना तो प्राइम सिक्योरिटी मतलब लोन से जो चीज आपने खरीदी उसे प्राइम सिक्योरिटी बोलेंगे, और इस लोन को की सुरक्षा के लिए जो दूसरी प्रॉपर्टी आप देते हैं, दूसरी सिक्योरिटी देते हैं, उसको कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। तो आप बोलेंगे पर्सनल लोन के केस में तो प्राइमरी सिक्योरिटी भी क्रिएट नहीं हुई, लेकिन पर्सनल लोन के केस में या जितने भी अनसिक्योर्ड लोन है उनके केस में आपकी पर्सनल गारंटी होती है। तो आपके जितने भी एसेट हैं आपके नाम से, उस सारी एसेट्स पे जो बैंक है उसका चार्ज रहेगा। तो इस तरीके से हमारी बैंक प्रोसीड करती है। बट जब अनसिक्योर्ड लोन होता है तो उसमें प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी पर्सनल गारंटी पहले इन्वोक करवाई जाएगी कि इसकी पर्सनल गारंटी, इनके ये एसेट है सर, और इस एसेट पे हमें बैंक का चार्ज क्रिएट करने की अनुमति दी जाए। तो वो एक अलग चीज है, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, लेकिन अल्टीमेटली आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। अब दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि ठीक है मेरे पास पैसे अभी नहीं है लेकिन मैं बाद में पे कर दूंगा। तो मान लीजिए 2 महीने बाद पे कर दूंगा। अभी मान लीजिए 31 मार्च को आपका अकाउंट एनपीए हो गया और मई में अगर आपने इंटायर ओवरड्यू भी पे कर दिया, मान लीजिए कि मैं 4 महीने से ईएमआई नहीं दे रहा था। अब क्या हुआ कि जैसे मार्च में अकाउंट एनपीए हो गया, फिर अप्रैल में मेरे पास पैसे नहीं थे और मई में जाके मेरे पास पैसे आ गए। तो 4 महीने तो पहले मार्च तक में ही निपट गए, 5वां अप्रैल का और मई का 6ठा। अब 6 महीने की ईएमआई प्लस पिनल इंटरेस्ट अगर मैं मई में डाल देता हूं तो आपकी अकाउंट हो गई रेगुलर। अब आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया देखिए मैंने तो अपनी अकाउंट रेगुलर कर ली है, इसको अपग्रेड कर दीजिए, जो एनपीए हो गया है इसको अपग्रेड कर दीजिए। तो बैंक आपकी रिक्वेस्ट मान के वो अपग्रेड कर देगी, बशर्ते कि आप अगले 12 महीने उसको ढंग से चलाएं। ये टेक्निकल चीजें ये आप बैंक से डिस्कशन कर सकते हैं, बट एक वे आउट है आपके पास। दूसरा, आप ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, आपका घर बिकने के कगार पे है, फिर भी आप अगर बैंक से सेटलमेंट कर लिया या फिर बैंक के पैसे पूरे लौटा दिए तो वो प्रोसीडिंग वहीं रुक जाएगी, उसके बाद आगे नहीं जाएगी। तो ये 2 रास्ते हैं ही। आपकी अगर सिक्योर्ड लोन है तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप खुद से प्रॉपर्टी बेचें बनिस्बत कि बैंक आपके बिहाफ पे बेचे, क्योंकि अगर आप खुद से बेचेंगे तो उसके प्राइस अच्छे मिलेंगे, क्योंकि बैंक जो बेचती है वो 50% से भी कम दामों में वो बेचती है। फिर आप बोलेंगे कि मेरे साथ बैंक ने फ्रॉड कर लिया। देखिए, बैंक कोई प्रॉपर्टी एजेंट नहीं है, वो ऑक्शन निकालती है। अब ऑक्शन में कैसे होता है, अब जिसने जितने कोट दिए उसी कोट पे जो हाईएस्ट होता है उसी को प्रॉपर्टी दी जाती है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल को यही लगता है कि अगर बैंक से ऑक्शन हो रहा है तो बहुत कम में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो वो क्या करते हैं, कोट ही कम करते हैं। इस तरीके से 50% मार्केट वैल्यू से भी कम आपको वैल्यू मिलेगी। तो इसलिए ये बेटर है कि आप खुद से वो प्रॉपर्टी सेल कीजिए। दूसरी बात, एनपीए होने के बाद जो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है वो बहुत हाई रेट का लगता है, तो वो भी इंटरेस्ट लॉस आपको होगा। अगर आपने जल्दी से अपनी प्रॉपर्टी सेल अप करके पे ऑफ कर दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जितना डिले करेंगे आप उतना ही आपको इंटरेस्ट पोर्शन बेयर करना पड़ेगा, जो ज्यादा से ज्यादा आपको चार्ज होगा एनपीए होने के बाद। इसके बाद दोस्तों, जितनी लीगल कॉस्ट है वो भी आप ही से ली जाएगी, बैंक अपना खर्च नहीं करेगा। मान लीजिए कि अगर आपके केस में बैंक ने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं लॉयर को देके, तो 1 लाख रुपए फिर आप ही से वसूलेंगे, वो 1 लाख रुपए आप ही पे चार्ज हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि ज्यादा लीगल पचड़े में पड़ने की अपेक्षा अगर आपके पास पैसे आ गए हैं तो अपग्रेड करवा लीजिए, या नहीं तो आपके पास वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दीजिए और उससे जो पैसे है उससे अपनी बैंक ड्यू चुका दीजिए। दोस्तों, अब एक और ऑप्शन है, आप रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि कोविड रिस्ट्रक्चरिंग डिफरेंट थिंग है। नॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग बैंक के पास हमेशा होती है। आप अगर जाएंगे, बैंक को अगर लगेगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जेन्युइन है और आपकी कैश फ्लो आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे, आपका अकाउंट रिस्ट्रक्चर कर देंगे। अब रिस्ट्रक्चर कर देंगे तो वो एक स्टेप और डाउनग्रेड हो जाएगा। मतलब अगर एनपीए में कई सारे कैटेगरी होती है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, मान लीजिए सब स्टैंडर्ड में है तो वो डाउटफुल में आ जाएगी। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा कि अगर आपने उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो रिस्ट्रक्चर्ड टर्म्स एंड कंडीशन उसके अनुसार अपना लोन सही से चलाया तो आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो उससे आप बच जाएंगे। तो एक मेंटल पीस वहां पे आपको मिल जाएगी। दोस्त, जैसा कि आपको मालूम है कि 31/3/2021 को अकाउंट एनपीए होने शुरू हो गए हैं। अब मैं अकाउंट एनपीए होने के लिए मैं आपको एक मूल मंत्र बताता हूं। मान लीजिए 31 मार्च 2021 को आपको स्टेटस देखना है कि आपका अकाउंट एनपीए होगा या नहीं।
इसके लिए आप क्या देखिए, क्या आपने 31 दिसंबर 2020 तक की सारी ईएमआई पे कर दी है, जितने भी पिनल इंटरेस्ट थे सारे पे कर दिए हैं? यदि हाँ, और आप 10 रुपया एक्स्ट्रा दे दीजिए, मतलब जनवरी के ईएमआई का 10 से 15 रुपए भी एक्स्ट्रा अगर मिल जाए, 1 रुपए भी एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आपका अकाउंट 31/3/2021 को एनपीए नहीं होगा, क्योंकि वो 3 महीने पूरे ही नहीं होंगे। वो 1 रुपए की वजह से या 10 रुपए की वजह से आपका अकाउंट 31/3/2021 को एनपीए नहीं होगा। अब वो 30/4/2021 को एनपीए होगा। तब तक आपके पास फिर से एक इंस्टॉलमेंट है, वो आप पे कर दीजिए थोड़ा सा, तो फिर वो अप्रैल में भी एनपीए नहीं होगा, फिर वो मई में एनपीए होगा, फिर मई में आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो फिर वो जून में एनपीए होगा। तो इस तरीके से आप क्लियर कट सोच लीजिए। अगर इसी तरीके से आप सोच लीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं कि 30 अप्रैल को आपका अकाउंट का स्टेटस क्या होगा, तो इसके लिए 31 जनवरी 2021, अप्रैल से 3 महीने पीछे आइए, अप्रैल, मार्च, फरवरी, तो ये 3 महीने की आपने नहीं दे रखी है। मतलब जनवरी तक आपके इंटायरली अगर पेड है और फरवरी का थोड़ा सा भी अमाउंट पेड है, तो आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा। आई होप कि दोस्तों ये सारी चीज आपको क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों वैसे भी देखिए, आरबीआई ने रिसेंटली बोला है कि अभी जो कुछ कुछ जगहों पे लॉकडाउन लग रहे हैं, इस केस में अभी मॉरेटोरियम की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि मॉरेटोरियम फिर से आएगी, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा लॉकडाउन कंट्री में अनाउंस ना हो जाए। तो दोस्तों मॉरेटोरियम से अपनी ध्यान को हटाइए और अपने अकाउंट को रेगुलराइज करने के दूसरे तरीके ढूंढिए, और वो तरीके मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।